नमस्कार दोस्तों, मैं माही। आज अपन बात करेंगे बांग्लादेश हिंसा के बारे में। हाँ, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे एंटी नेशनल बन गया, कैसे एंटी गवर्नमेंट बन गया और एक रौद्र रूप ले गया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो अपना टाइटल है इंडिया विल बी नेक्स्ट, क्या इंडिया के साथ में ये हो सकता है, तो अपन इसके बारे में डॉट टू डॉट क्लियर करते जाएंगे। एक जो प्रूफ है वो देते जाएंगे कि हाँ, जो इंडिया में जो घटनाएं हो रही है आज के टाइम, वो बांग्लादेश से कैसे रिलेट कर रही है और ऐसा कौन सा देश है, उसकी साजिश है इसके पीछे, और वो अपन सारी चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करें तो मैं बता दूं, जो मेरा चैनल है गुरु ज्ञान पथ, इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया में आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के साथ में। अब होता क्या है, मई 2024 में शेख हसीना का बयान आता है कि अमेरिका उससे कुछ मांगे रख रहा है, कुछ शर्तें रख रहा है, बदले में वो क्या करेगा, जो शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसको जो आने वाले चुनाव है 2024 में, उसमें जितवा देगा। क्या वाकई में अमेरिका के पास में इतनी पावर है? अपन देखेंगे क्या वो एक इलेक्शन जितवा सकता है। आंसर इज यस। अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है कि आपस में दो देशों को लड़ाओ और खुद पीछे हो जाओ। अमेरिका ये करता है, मल्टीपल टाइम ये करता है अमेरिका। अपन हर एक चीज के बारे में अपन जानेंगे कि कब कब अमेरिका ने क्या क्या किया है, और वो सामने से नहीं आता है, वो किसी और देश को मोहरा बनाकर फिर वो गेम खेलता है। अपन सारी चीजें के बारे में जानेंगे। अब अपन बात करेंगे कि जो बांग्लादेश जो हिंसा है, इसके बदले में अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है जो बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो। अपन बात करेंगे सेंट मार्टिन आइलैंड ही क्यों चाहता है अमेरिका, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और अमेरिका क्या है, बांग्लादेश को एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है, उसके ऊपर भी क्लियर हो जाएगा कि इसी भाग को क्यों चुना ईसाईकरण के लिए, और ये इंडिया के लिए भी कितना डेंजरस हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो अमेरिका क्या वाकई में सरकार पलट सकता है? क्या वाकई में अमेरिका के पास में इतनी पावर है कि वो सरकार बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है? तो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक एंटी नेशनल हो गया और एक एंटी गवर्नमेंट हो गया। अपन बात करते हैं। अब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंटों की मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि जो आरक्षण है उसको समाप्त किया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनकी मांग थी वही शेख हसीना की मांग थी 2018 में, कि आरक्षण को हटाया जाए। और 2018 में शेख हसीना ने आरक्षण को हटा भी दिया था। इसमें शेख हसीना की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये षड्यंत्र था। ये सारी चीजें आगे आपको समझ में आएगी कि ये षड्यंत्र था और इसमें कैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरा दी गई। अब आरक्षण क्या था? आरक्षण ये था जो बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन में 30% छूट मिले, आरक्षण मिले। अब होता क्या है, 5 जून 2024 को जो बांग्लादेश की जो हाई कोर्ट है उसका एक नोटिफिकेशन आता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चों का जो आरक्षण है 30% का एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में, वो जारी रहेगा। जबकि शेख हसीना इसको 2018 में हटा चुकी थी। 2018 में इसको कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया था शेख हसीना ने। जबकि 5 जून 2024 को जो हाई कोर्ट है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो वापस लागू करती है। और ये न्यूज आते ही प्रदर्शन शुरू हो जाता है और शेख हसीना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और शेख हसीना कहती है हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए कि हमें हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ही आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा? हाँ, क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा? क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा? ये एक लाइन शेख हसीना की गवर्नमेंट पलट देती है और यहीं से शुरुआत होती है। जो एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट था वो एक रौद्र रूप धारण कर लेता है। रजाकार कौन थे? रजाकार का मतलब होता है देशद्रोह या फिर गद्दार। और इस एक बयान ने शेख हसीना का पूरा राजनीतिक जो करियर है वो समाप्त कर दिया था। रजाकार कौन थे? जब बांग्लादेश का जो स्वतंत्र संग्राम चल रहा था तब बांग्लादेश के स्वतंत्र सेनानियों को दबाने का काम कर रहे थे, यानी देशद्रोह का काम कर रहे थे रजाकार। जो देश में होकर देश के खिलाफ काम कर रहे थे वो थे उस टाइम पे रजाकार। और जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस जो रजाकार शब्द है इसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि इसको घुमा करके सब लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और इस बयान को पलट करके लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि शेख हसीना जो है वो रजाकार इस पूरी जनता को बोल रही है।
अब जो बांग्लादेश के जो प्रदर्शनकारी है, उन्होंने इस रजाकार शब्द को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वहां की जनता को बताया कि जो शेख हसीना है वो इस रजाकार शब्द का यूज पूरे देश की जनता के लिए कर रही है, और वहीं से दंगे भड़कने शुरू हो गए। ये एक सोची समझी एक साजिश है। ये अपन बाद में बात करेंगे कैसे इसने बड़ा रूप लिया था, लेकिन आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे होगे कि भारत में भी जो इंडियन जो अपना जो फार्मर प्रोटेस्ट था या फिर यूसीसी था, एनआरसी था, सेम घटना उसी टाइम पे हुई थी। अब जो बांग्लादेश की जनता है वो सड़कों पे उतर आती है और प्रदर्शन करने लगती है और एक ही नारा देती है, तुम्ही के आमी के रजाकार रजाकार, यानी तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार। अब ठीक 6 दिन बाद में कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो वापस लेता है कि जो आरक्षण है वो हम वापस लेते हैं। वहां पे सारा मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, जो प्रोटेस्ट है वो जहां पे कम होना चाहिए था या फिर रुकना चाहिए था वो और ज्यादा रूप ले लेता है। और ये जो मुद्दा है वो एक एंटी गवर्नमेंट और एक एंटी नेशनल बन जाता है, और सबकी एक ही डिमांड रहती है प्रदर्शनकारियों की कि हैशटैग स्टेप डाउन हसीना। जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, और भी जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे हर जगह ट्रेंड करा दिया जाता है हैशटैग स्टेप डाउन हसीना। और कैसे एक जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है वो एंटी गवर्नमेंट बन जाता है, एक एंटी नेशनल बन जाता है, और एक स्टूडेंट मुद्दा कैसे पॉलिटिकल रूप ले लेता है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जमात इस्लामी, ठीक है। और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है आईसीएस। आईसीएस मतलब इस्लामी छत्र शिविर, और माना जाता है इसी का पूरा जो प्रोटेस्ट है, इसी का पूरा मास्टरमाइंड है। इन्होंने ये सब जो हसीना की जो गवर्नमेंट गिराने का काम है या फिर जो जो घटनाएं घटी है बांग्लादेश में, सब किया धरा इसी का है। इन्होंने क्या किया कि जो बांग्लादेश की सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, जो बांग्लादेश की जो यूनिवर्सिटीज है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी है, जहांगीर यूनिवर्सिटी है, राजशाही यूनिवर्सिटी है, ऐसी बड़ी बड़ी 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट किया और उन लोगों को बरगलाने का काम किया। और हुआ क्या, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ के जो टीचर है वो भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। और जो इंडिया का जो फार्मर प्रोटेस्ट था उसी में भी यही सब चीजें हुई है। जो जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है या फिर जेएनयू यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाया गया था। और जो सेलिब्रिटी है, रिहाना है, सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज है, उनसे ट्वीट कराई गई बाकायदा प्लानिंग के तहत कि आपको क्या क्या ट्वीट करवाना है। ये सब चीजें करवाई गई थी जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसके टाइम। और यही सब जो बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश का जो एक जो इस्लामिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, उन्होंने ट्वीट किया था 3 अगस्त को कि हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, स्टेप डाउन हसीना। और जो ट्वीट है वो पूरे बांग्लादेश में रातों रात फैल जाता है और हर जगह एक ही बातें हो रही होती है, हैशटैग स्टेप डाउन हसीना। अब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा होता है तब तक ठीक है, अगर जो प्रोटेस्ट है वो उग्र रूप ले लेता है तो फोर्स को वहां पे एक्शन लेना पड़ता है। और अगर फोर्स एक्शन लेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इंजर्ड भी होंगे, कुछ आपस में भी इंजर्ड होंगे। तो यही सब चीजें हुई है जो बांग्लादेश का जो आंदोलन है उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए, और यही हुई थी जो भारत का जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए थे। उसको बड़ी प्लानिंग के तहत लोगों को दिखाया गया था, सोशल मीडिया पे दिखाया गया था कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए। अब किसान आंदोलन को एक जरूरत होगी एक फेस की, हाँ एक फेस की जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर सके। और इसके लिए जो नवंबर 2021 को अमृतपाल सिंह को लाया जाता है। हाँ, अमृतपाल सिंह जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है और भिंडरावाले के अवतार के रूप में इसको माना जाता है। अब जो अमृतपाल सिंह है वो इस प्रोटेस्ट को लीड करता है और पुलिस के साथ एक मारपीट की जाती है, मॉडिफाइड गाड़ियां लाई जाती है, ट्रैक्टर लाए जाते हैं, और जो आंदोलन एक पीसफुल जो एक प्रदर्शन है वो एक रौद्र रूप ले लेता है। और क्या होता है, जो भारत का जो पीएम है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उनको भी मारने की धमकी दी जाती है खुले मन से। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे। जैसे किसान आंदोलन में अमृतपाल सिंह को चेहरा बनाया गया था उस आंदोलन का, उसी टाइप से क्या होता है जो बांग्लादेश जो हिंसा है उसमें भी एक चेहरे को लाया जाता है और उसका नाम होता है नाहिद इस्लाम।
हाँ, नाहिद इस्लाम, जिसको एक ह्यूमन राइट्स का आगे जाके टैग दे दिया जाता है, और वो टैग कौन देता है वो भी अपन आगे दिखाएंगे। और नाहिद इस्लाम को एक पीसफुल टॉक के लिए बुलाया जाता है और वो नहीं जाता है, और वो एक स्टेटमेंट पास करता है कि आज हमने लाठियां उठाई है, कल को हम बंदूकें उठाएंगे। तो दोस्तों, क्या यही है पीसफुल कम्युनिटी? क्या इससे ही पीसफुल कम्युनिटी बोल सकते हैं? बट आप देख पा रहे होंगे जो कहानियां हैं, भारत और बांग्लादेश दोनों की कहानियां सेम है। आगे और भी अपन डॉट टू डॉट कनेक्ट करते जाएंगे, आप देखते रहना। जो कहानियां वो सेम है। अगर कहानियां सेम है तो दोस्तों राइटर भी सेम ही होगा। वो राइटर कौन है वो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट है वो जाहिर सी बात है बिना फंडिंग के तो हो नहीं सकता है। तो अपन बात करेंगे फंडिंग की। इन प्रोटेस्टर है, इनको फंड कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं कि जो अमेरिका है और जो पाकिस्तान है, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। यानी जो मेरा कहने का मतलब है, जो दोनों की जो खुफिया एजेंसी है CIA और ISI, ये दोनों मिलकर काम करती है। तो होता क्या है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रंट लाइन डिफेंडर। क्या नाम है? फ्रंट लाइन डिफेंडर। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करता है, जो नाहिद इस्लाम है इसको रातों रात हीरो बना देता है और उसको एक ह्यूमन राइट्स का टैग दे देता है। तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अपन डोनर सेक्शन में जाएंगे तो जो फोर्ड फाउंडेशन फंड करती है इसको, फोर्ड फाउंडेशन सब जानते हैं, एक प्रूफ है इसका कि ये CIA द्वारा फंडेड है। CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इसके द्वारा फंडेड है। जो CIA है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, वो बड़ी ही सीक्रेटली मिली होती है ISI से। साउथ एशिया की अगर अपन स्पेशल बात करें, मोस्टली साउथ एशिया में, जो अपना भारत है, बांग्लादेश है, इसमें, क्योंकि अमेरिका वो खुद डायरेक्टली वो सामने नहीं आता, वो ISI की चद्दर ओढ़े रहता है। और नाहिद इस्लाम को अगर अपन देखें तो वो ISI से मिला हुआ है। और सेम ही अगर अपन इंडिया के केस में देखें, अमृतपाल सिंह, वो भी ISI से मिला है। और वो खुले मन से वो जो अलग देश बनाने की मांग करता है, जो वो खालिस्तान एक्टिविस्ट है, सबको पता है खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, और वो खुले मन से जो खालिस्तान देश बनाने की मांग करता है। आप खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस, आप देशद्रोह का केस आपके खिलाफ करते हैं? नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन की बात करना, ये और जो बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट है, उसमें अपन नेक्स्ट फंडिंग सोर्स की अगर बात करें तो उसमें है ब्रेक यूनिवर्सिटी। और जो ब्रेक यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि इसको अमेरिका फंड करता है। और जो सोरोस फाउंडेशन है वो इसको फंड करता है, किस नाम पर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। अब सोचने वाली बात है कि जो यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उसको अमेरिका फंड क्यों कर रहा है? यानी जो यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल हो रही है, एंटी गवर्नमेंट हो रही है, उसको अमेरिका फंड कर रहा है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? और जॉर्ज सोरोस ने 8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिए मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए। हाँ, ये बाकायदा प्रूफ मिल चुके हैं इस बात के कि जॉर्ज सोरोस ने 8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ताकि मोदी गवर्नमेंट को गिरवाकर और वहां पे एक प्री US गवर्नमेंट बने, जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, जो हर एक बात अमेरिका से पूछ कर करे। अब जिस तरीके से मूवी में एक हीरो की एंट्री होती है, उसी तरीके से जो बांग्लादेश हिंसा है उसमें एक और हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस खान। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस खान, जो बांग्लादेश को बचाने आया है इस आग से। अब कैसे बचाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो आप देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो नाहिद इस्लाम है वो एक बयान देता है जनता के सामने आकर कि मैं जो मिलिट्री है उसके ऑफिसर से मिलकर आया हूँ और मैंने मांग रखी है कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए हमें एक अंतरिम सरकार चाहिए। और बड़ी ही प्लानिंग से, बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंप दी जाती है और उसको PM बना दिया जाता है। मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज और प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। ठीक है, मतलब ये शांति दूत है डेमोक्रेसी का। और ये शांति दूत कौन डिसाइड करता है? अमेरिका। अब सोचने वाली बात है कि इन अवार्ड से इंडिया का क्या संबंध है, वो आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इन अवार्ड का भी इंडिया से रिलेशन है। इंडिया में बहुत से लीडर को ये अवार्ड मिल चुका है, जिनमें से नाम है अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल को ये अवार्ड मिल चुका है।
रवीश कुमार को ये अवार्ड मिल चुका है, पी साईनाथ को ये अवार्ड मिल सका है और जेपी नारायण को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। और जेपी नारायण जो है, जेपी नारायण पर तो जो इंदिरा गांधी है उन्होंने सरेआम बोला है उसने कि जो जेपी नारायण है वो CIA है उससे फंडेड है, इसको CIA फंड करती है, और जो कि एंटी गवर्नमेंट था और एंटी नेशनल था, सबको पता है। और जो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो जो पंजाब का एक्स CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुलकर बोला है कि जो अरविंद केजरीवाल है ये जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है इसके द्वारा फंडेड है, उन्होंने सरेआम बोला है। वैसे तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो अमेरिका के बारे में कुछ बताता नहीं है, जबकि एक न्यूज है जिसका नाम है यूरेशियन टाइम्स, उसके अनुसार जो हंटर बाइडेन है, जो बाइडेन के बेटे का नाम है, हंटर बाइडेन डायरेक्टली BNP जो पार्टी है उसको सपोर्ट करता है, जो कि शेख हसीना की अपोजिट पार्टी है। उसको कौन सपोर्ट करता है? तो हंटर बाइडेन है, जो बाइडेन का बेटा। और हंटर बाइडेन के अंडर में क्या होता है कि बांग्लादेश पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, क्या बोलकर कि जो बांग्लादेश के जो आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होंगे 2 महीने बाद में वो अनफेयर होंगे, ये बोल करके जो बांग्लादेश में जो शेख हसीना है और उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं उन पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। क्या कि इनका जो वीजा है वो रद्द किया जाता है, ये कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर सकते, यानी बांग्लादेश को छोड़ करके ये विदेशी यात्रा नहीं कर सकते हैं। और इसके बावजूद क्या होता है, जो शेख हसीना है उसको 298 में से 222 सीटें मिल जाती है, और जो अपोजिशन पार्टी है उसको सिर्फ 11 सीटें मिलती है, जो कि दर्शाता है एक्चुअल में जो बांग्लादेश की जो जनता है वो दर्शाती है कि वो क्या चाहती है, कौन सी गवर्नमेंट उसको चाहिए। जो USA है वो डिक्टेटरशिप की आड़ में वहां की जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिराकर वहां पर प्रो US गवर्नमेंट जो उसके इशारों पर चले, जो US चाहे वही चाहे, उस गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जो USA है वो बार बार ये करने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग भारत में भी ये सब आप देख सकते हो कि बार बार फार्मर प्रोटेस्ट, जो CA है, NRC है, उसको बार बार पुशअप किया जाता है, बार बार उस आग को उठाया जाता है, ये इसी की वजह से उठाया जा रहा है। और जो USA है वो ईस्ट इंडिया है, जो मणिपुर वाला इलाका है, बंगाल वाला है, इसको ज्यादा टारगेट करता है। अब जो मणिपुर वॉयलेंस है इसके बारे में भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पर जो ईसाई है वो मेजोरिटी में है। अब अमेरिका की चाल क्या है, ईसाईकरण करने की। वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि अमेरिका इस पार्ट को क्यों चूज करता है बांग्लादेश वाले को, क्योंकि इस एरिया में जो ईस्ट इंडिया है वहां पर बांग्लादेश ले लो या फिर जो पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, जो असम है, यहाँ पर आपको ईसाई बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको जो अमेरिका है वो ज्यादा टारगेट करता है ताकि वो जाल में फंसे अमेरिका के। और अमेरिका की ये चाल हमेशा से करता है। अमेरिका क्या करता है, जो मिडिल ईस्ट है उसके देशों के साथ में भी वो कर चुका है। मिडिल ईस्ट के देशों में वहां की जो करंट गवर्नमेंट है उसको हटा करके करप्ट गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करता है, और सस्ते दामों में तेल लेता है और खुद उसको महंगे दामों में बेच देता है, और उसको एक आम की तरह यूज करता है, उसको चूज करके फेंक देता है, और बहुत से देशों को जंग में उलझा कर रखता है। और ये अमेरिका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखा है, अपना एक जाल फैला कर रखा है। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने जनता को बताना चाहता हूं कि प्लीज भारत में ऐसा नहीं होने देना है, किसी तुच्छ या फिर एक छोटे या फिर एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियन के चक्कर में आकर आप अपना खुद का मत वो मत खोना है, खुद के मत को मत खोना। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो अमेरिका है, जो पाकिस्तान है, वो चाहता ही यही है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो हटे, ठीक है। सारी गवर्नमेंट, सबका एक अलग अलग मत है कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान की जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। जो एक मुद्दा है वो देश के लिए सही है या गलत है, उसको एक अपने नजर से देखना है, ये सो कॉल्ड नेताओं के बहकावे में नहीं आना है। अब अपन बात करते हैं कि जो अमेरिका है वो बांग्लादेश को क्यों टारगेट कर रहा है बार बार। ये तो अपन ने थोड़ी बहुत बातें कर ली, अब बात करते हैं वो बार बार बांग्लादेश को क्यों टारगेट कर रहा है। तो इसका रीजन है, मैंने एक तो पहले बताया तो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो, और एक है जो मलाका स्ट्रेट है, जो मलाका स्ट्रेट, जो मलाका जो जलसंधि है, उसकी वजह से यूएस इसको बार बार जो है वो पुश कर रहा है, बार बार इसके बारे में बोल रहा है। मलाका स्ट्रेट क्या है, यहाँ से पूरे ट्रेड का 60% ट्रेड मलाका स्ट्रेट से होकर गुजरता है, मलाका जलसंधि से होकर गुजरता है,
और माना जाता है कि जहां पर मलाका स्टेट पर जिस देश का थोड़ा बहुत कब्जा है उसका मान लो कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा है। और मलाका स्टेट बांग्लादेश के लगभग नजदीक है, भारत के भी नजदीक है। इस वजह से बांग्लादेश और भारत को सबसे ज्यादा यूएसए टारगेट कर रहा है। सबकी अगर नजर है वो है IOR पर, इंडियन ओशन रीजन। हाँ, सबकी नजर IOR पे है, इंक्लूडिंग अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा इस चीज पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। और आप मैप में देख सकते हो जो मलाका स्टेट आपको दिख रहा है, यहाँ से 60% ट्रेड पास होता है, 60% ट्रेड पास होता है। इसी वजह से अमेरिका है वो जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उस पे अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा क्लोज है। और इंडिया की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो लगभग 1342 किलोमीटर है, यानी बहुत ज्यादा नजदीक है। इसलिए यूएस जो है वो इंडिया पे और बांग्लादेश और इंक्लूडिंग चाइना सब पर नजर रख रहा है। इस वजह से वो इस पर इंटरेस्ट दिखा रहा है और यूएस की फितरत रही है। लेकिन इंडिया है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। किसके तहत? स्ट्रिंग ऑफ डायमंड। इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड बना रखी है। इस वजह से इंडिया ने इस जो एरिया है इस पे अपना दबदबा बरकरार रखा है। और चाइना भी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ये बनाकर इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। और यही बात यूएस को पसंद नहीं आ रही है। यूएस यहाँ पर जो नेवल बेस बनाना चाहता है, सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वहां पे नेवल बेस बनाकर इंडिया, बांग्लादेश जो भी यहाँ पे जो क्लोजेस्ट कंट्री है इस पे अपनी नजर रखना चाहता है। और इसी वजह से जो यूएस ने, अमेरिका है उसने प्रस्ताव रखा था जो शेख हसीना है उसके सामने कि हमें ये दे दो और बदले में हम आपको जो आने वाले जो आगामी चुनाव है 2024 के, उसमें हम आपको कंप्लीट यानी एकदम पूर्ण रूप से आपको जीत दिलवा देंगे। और जो अमेरिका है अगर वो किसी कंट्री पर अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो वो सबसे पहले यही काम करता है, किसी कंट्री या तो अमेरिका की बात मान लो या फिर वो आंतरिक जो मामला उसको डगमगाने की कोशिश करता है। और यही उसने जो शेख हसीना है उसके साथ में किया था। जो सेंट मार्टिन आइलैंड का प्रस्ताव रखा उसने ठुकरा दिया, तो देख लो शेख हसीना की सरकार गिर गई। और यही वो भारत में करना चाहता है। बट ये भारत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इंडिया है वो अपने हित में स्टैंड लेता है, वो किसी के कठपुतली के इशारों पर नहीं नाचता है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जब जो अमेरिका है उसने रशिया पर सैंक्शन लगाए थे कि आप इससे तेल नहीं खरीद सकते, उस टाइम पे भी इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा था। और यही नहीं, जो रशिया से जो हथियार है हमने वो भी खरीदे, बहुत से वेपन खरीदे अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद। और जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो खुले मन से यूरोप को यूरोप के औकात दिखाते हैं। और आज के टाइम हम अपना जो पाकिस्तान के सामने वो स्टैंड है वो वेरी अग्रेसिवली लेते हैं। एनी टाइम हम कभी भी डरते नहीं है पाकिस्तान से। पहले की तरह मामला अब नहीं है, हम अपने हित में स्टैंड लेते हैं। I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West. बट अब उम्मीद है कि आने वाला जो इलेक्शन है अमेरिका का उसमें डोनाल्ड ट्रंप आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जो उनकी पार्टी है वो इन सब चीजों का विरोध करती है। और आई विश कि वो आए ताकि जो भारत है, बांग्लादेश है और भी जो कंट्री है इनकी स्थिति है वो सही हो। भारत की स्थिति एकदम अच्छी है, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रदर्शन चलाए जा रहे हैं, जो फंडिंग की जा रही है उस पर रोक लगे। और जो मेरे भारतीय है, मेरे उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा ना बने, अपनी खुद जो हित है उसमें फैसला ले, सोचे समझे कि भारत के हित में क्या है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो जो अपने जो साथी है, अपने दोस्त है, उनको भी प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।